हेलो एवरीवन, कैसे हैं दोस्तों आप सब लोग। तो हम लोग कर रहे थे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में। और मैंने आपको बताया था दोस्तों कि किसी भी एनपीओ की बात कर लो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सिर्फ तीन चीजें आती हैं: रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। दोस्तों रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को तो हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर या लास्ट वीडियो के अंदर बहुत अच्छे से सीख लिया था। आज हम इन दोनों की बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ा सा 11th क्लास में चले तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि पूरे 12th क्लास में 11th क्लास आपको कहीं ना कहीं हेल्प तो जरूर करेगी। तो देखिए 11th क्लास में क्वेश्चन आपको दिया रहता था, ट्रायल बैलेंस उसके अंदर होता था और आपसे बोलते थे कि बच्चों चलो ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट बनाइए और 8 मार्क्स अपने घर ले जाइए। तो आपने इनको बनाने के लिए इस ट्रायल बैलेंस की हेल्प ली थी। मतलब इस ट्रायल बैलेंस की कुछ चीजें यहाँ चले जाती हैं, कुछ चीजें यहाँ चले जाती हैं, कुछ चीजें बैलेंस शीट में चले जाती हैं। मतलब पूरा ट्रायल बैलेंस खाली करके चीजों को हम यहाँ ट्रांसफर कर रहे थे। जिस तरीके से ट्रायल बैलेंस ने हमें हेल्प करा था इन तीन चीजों को बनाने में, सेम उसी तरीके से रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो हमने सीख लिया है वो हमें हेल्प करेगा इनको बनाने में। मतलब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की जो चीजें हैं वो कुछ यहां जाने वाली हैं, कुछ बैलेंस शीट में जाने वाली हैं और पूरा का पूरा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपका खत्म हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर मैं आपसे अभी बोलता हूं कि बच्चों चलो जल्दी से इनको ट्रांसफर करो यहां और यहां, तो आप पक्का गलती करोगे। क्यों गलती करोगे? क्योंकि मैंने आपको ना अभी इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अकाउंट के बारे में बताया है, ना बैलेंस शीट के बारे में बताया है। तो पहले हम इन चीजों को सीख जाते हैं, पहले हम इन चीजों को समझ जाते हैं आखिर ये चीजें हैं क्या। देन उसके बाद हम लोगों ने एक काम तो सीखना पड़ेगा ही, मतलब एक टारगेट तो हमारा यहाँ बने गया कि इन चीजों को हम कहाँ कहाँ ट्रांसफर करें। यहाँ जैसे मान लो ये कमीशन है, अभी इधर जाएगा या इधर जाएगा ये हमें अभी पता नहीं चल रहा, लेकिन बाद में हमें ये अच्छे से पता चल जाएगा। तो समझते हैं इन चीजों को। तो पहले बात करते हैं हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बारे में। देखिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अगर मैं बोलूँ ना आपको, तो ये बिल्कुल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह है जो आपने 11th क्लास में बनाया था। मतलब सर, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या तो आपको प्रॉफिट के बारे में नॉलेज देता था, मतलब उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट बताता था, या तो उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लॉस होता था वो बताता था। और जो भी प्रॉफिट होता था वो कैपिटल में ऐड होता था, और अगर लॉस आता था इस साइड में लिखते थे हम उसको, और वो भी यहां से कैपिटल में से लेस हो जाता था। सेम उसी तरीके से एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। हालांकि दोस्तों एनपीओ कभी भी प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती, ना लॉस से उसको कोई मतलब होता है, बट फिर भी एनपीओ के अंदर प्रॉफिट नाम की चीज देखने को मिलती है। ऑलरेडी बता चुका हूं, लॉस भी यहां पर हो सकता है। तो वही चीज को जानने के लिए, मतलब एक तरीके से बोले तो एनपीओ की कैसी परफॉर्मेंस रही है उसको जानने के लिए हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं। इसके अंदर भी हमें प्रॉफिट और इसके अंदर भी हमें लॉस देखने को मिलेगा। हालांकि प्रॉफिट का नाम यहां पर हम सरप्लस बोलते हैं, और लॉस आएगा तो वो इस साइड में आएगा, उसको हम यहां क्या बोलते हैं दोस्तों? डेफिसिट बोलते हैं। जिस तरीके से यहां पर सरप्लस ऐड, मतलब प्रॉफिट ऐड हुआ था कैपिटल में, सेम उसी तरीके से ये जो प्रॉफिट है यानी जो सरप्लस है वो यहां पर आपका कैपिटल में जुड़ने वाला है, और ये जो डेफिसिट है वो आपका कैपिटल में से माइनस होने वाला है। हालांकि एक टाइम पर एक ही चीज आएगा, तो वो तो डिपेंड करता है कैसा क्वेश्चन हमें मिलता है और ये कैसे निकलेंगे वो बात का मैटर है। बट मैं आपको इतना बता रहा हूं इसका पर्पस क्या है बनाने का, सरप्लस और डेफिसिट को जानने का उस पूरे साल में। अगर ट्रांसफर करने की बात हम करें तो सिंपल सी बात है भैया, लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था कि इसके अंदर रेवेन्यू और कैपिटल नेचर के आइटम्स आते हैं और उनको जानना बहुत जरूरी है। क्यों सर? क्योंकि रेवेन्यू नेचर के आइटम्स यहां से सिर्फ यहां आएंगे, कैपिटल नेचर के आइटम्स यहां से उठाकर यहां लिखेंगे। तो रेवेन्यू यहां, कैपिटल नेचर के आइटम्स यहां, इसीलिए रेवेन्यू कैपिटल को जानना बहुत जरूरी है। फिर भी मैं आपको एक बार दोबारा से बता देता हूं रेवेन्यू और कैपिटल नेचर के बारे में। हालांकि रेवेन्यू नेचर और कैपिटल नेचर का जो एक्चुअल में या जो डिटेल डिस्कशन है ना, मैं उसके लिए पूरी वीडियो बना सकता हूं बड़ी, जिसमें और डिटेल में उसको हम जान सकते हैं। बट कोई ज़रूरत नहीं है, आगे जहाँ जहाँ ज़रूरत कुछ पड़ेगी कैसे समझाना है पूरे चैप्टर को मुझे पता है, तो इसीलिए मैं ज़्यादा उसको भी नहीं बताना चाहता यहाँ पर। लेकिन जितना बता रहा हूँ जिस तरीके से, उतना आप समझ लो काफ़ी है। तो रेवेन्यू नेचर के आइटम्स जो बार बार होते हैं, रोज रोज हो रहे हैं या एक रेगुलर इंटरवल के बाद हो रहे हैं, रेवेन्यू नेचर के आइटम्स हैं। और कैपिटल नेचर के आइटम्स जो कभी कभी होते हैं, साल, 1 साल, 2 साल, 3 साल में कभी 1-2 बार हो गए, ठीक है, उनको हम बोलते हैं कैपिटल नेचर के आइटम्स। तो रेवेन्यू इधर, कैपिटल नेचर के आइटम्स इधर, कहाँ से? इनमें से। जैसे सैलरी की पेमेंट हुई, कमीशन की पेमेंट हुई, दोनों रेवेन्यू नेचर की चीजें हैं, दोनों पक्का इसके अंदर आएंगी। बिल्डिंग खरीदी है, क्योंकि पेमेंट हुई है तो बिल्डिंग आई होगी, पेमेंट हुई है तो फर्नीचर आया है, तो ये दोनों के दोनों कभी कभी वाली चीजें। बिल्डिंग फर्नीचर बार बार तो होता नहीं, पक्का यहाँ मतलब बैलेंस शीट में जाएंगे, ठीक है। डोनेशन, देखो डोनेशन तो बार बार मिलता होगा, एनपीओ की कमाई यही है, तो बार बार वाली चीज है, पक्का इसके अंदर आएगा। रेंट जो है बार बार रेंट मिलता रहता होगा, पक्का यहाँ आएगा। मैं आपको अभी ये नहीं बता रहा कि वो इधर आएगा या इधर आएगा, उसके ऊपर बात करेंगे,
डिटेल में बात करेंगे, चिंता मत करो, अभी मैं इतना बता रहा हूँ ताकि थ्योरी आपको समझ आ जाए यहाँ की, ठीक है। तो इसमें बस ये ध्यान रखना कि कौन सी चीज़ें यहाँ आ रही है, कौन सी चीज़ें यहाँ आ रही है। तो रेंट हो गया, डोनेशन हो गया, रेवेन्यू नेचर की चीज़ें यहाँ आएंगी, लोन कभी कभी वाली चीज़ है वो पक्का यहाँ आती है, किधर, बैलेंस शीट के अंदर। इसको एक एंगल से तो हमने ऐसे ट्रांसफर करना सीखा कि रेवेन्यू इधर लिख देना, कैपिटल होंगे जो इधर लिख देना। दूसरे एंगल से भी हम इसको समझ सकते हैं ट्रांसफर करने की। अगर मैं बात करूं, बैलेंस शीट के अंदर आपकी लायबिलिटीज और एसेट्स आती हैं बस, उसके अलावा बाकी आइटम्स यहाँ आते हैं। क्या बोला, एसेट लायबिलिटीज इधर आएंगी, उसके अलावा बाकी सारी चीजें यहाँ आएंगी। जैसे ये दोनों एसेट्स हैं आपकी, बिल्डिंग और फर्नीचर एसेट है, पकड़ के बैलेंस शीट में ले गए। लोन आपकी एक लायबिलिटी है, वो पकड़ के आप लायबिलिटी साइड में ले गए। बाकी जो बचे कुछ है, ना एसेट है वो, ना एक्सपेंस है, सॉरी ना वो एसेट है ना आपकी वो लायबिलिटी है, बाकी तो वो सारे के सारे इसमें आ जाएंगे, ठीक है। तो सर ये तो बड़ा आसान है, ये तो हमें समझ आ रहा है, इसमें तो कुछ था ही नहीं, आप तो बोल रहे थे खतरनाक खतरनाक, देखो अब होगा, अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है ये। अब खतरनाक बड़े बड़े बाउंसर आना आप शुरू होने वाले हैं। तो उससे पहले मैं एक चेतावनी देना चाहता हूँ आप लोगों को, अगर आप लोग दीवार के सहारे बैठे हुए हो तो दीवार से हटकर बैठ जाओ, क्योंकि बहुत खतरनाक बाउंसर आ रहे हैं। अगर परेशानी होगी तो दीवार के साथ बैठना गलत है, कहीं पता लगा भैया परेशानी हो रही है तो दीवार पे सर मारना है ना, कुछ क्या बोलूँ मैं अब उसके बारे में। और दूसरा, हेलमेट पहन लो, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि बाउंसर आने वाले हैं। बाउंसर यानी 11th क्लास की कुछ खतरनाक चीज़ें आएंगी जो रुला सकती हैं। तो परेशानियाँ ज़्यादा बढ़ ना जाए, इसीलिए थोड़ा सा आपकी सेफ्टी आपके हाथ में है। हम लोग बढ़ते हैं आगे, आ जाओ। देखो दोस्तों, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इधर की कहानी समझते हैं क्या लिखा हुआ है सारा। मैं अगर इसको समझाऊं थोड़ा और अच्छे से, आखिर ये है क्या, इतना आसान नहीं है। ट्रांसफर करना आसान है और चीज़ें, क्योंकि इसके अंदर हमेशा मैंने आपको बोला कि एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर यानी प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस बोलें तो हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस एक्रूअल बेसिस पे बनता था। किस बेसिस पे बनता है बच्चों, एक्रूअल बेसिस पे। दो बेसिस होते थे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना, एक्रूअल बेसिस और कैश बेसिस। ये कैश बेसिस पे बना क्योंकि सिर्फ यहाँ पर कैश की ही बातें हुई हैं, क्रेडिट की बातें हुई कोई नहीं हुई। लेकिन एक्रूअल बेसिस में कैश और क्रेडिट दोनों आएंगे। तो एक्रूअल बेसिस को थोड़ा अच्छे से जानना है। सुनो, देखो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर बोलता है मुझे एक्रूअल बेसिस पे बनाना, मुझे कैश से लेना देना नहीं है। कैश का आना कैश का जाना यहां मत सोचना, एक्रूअल बेसिस पे बनाओ। अब एक्रूअल बेसिस का मतलब है बच्चों की करंट ईयर के खर्चे करंट ईयर में, करंट ईयर के एक्सपेंस करंट ईयर में, और करंट ईयर की इनकम करंट ईयर में, यहां पर लिखना है आपको। अब जब मैं बोलता हूं ना करंट ईयर के मतलब इस साल के खर्चे इसी साल में, इस साल की इनकम इसी साल में, तो सबसे पहले सवाल यही हो जाता है कि बच्चों को तो ना एक्सपेंस के बारे में नॉलेज होती है सही से, ना उनको इनकम के बारे में नॉलेज होती है, और हम आगे बढ़ जाते हैं, फिर चैप्टर आपको रुलाने लग जाता है। इसीलिए एक्सपेंस और इनकम को जानना बहुत जरूरी है। आज नहीं तो आने वाले जो चैप्टर्स हैं वो धोएंगे आपको, बहुत बुरी तरह से रुलाएंगे। यहाँ नहीं तो कभी ना कभी आपको, आप अभी रट के अगर निकल भी जाते हो, मार्क्स भी ले लेते हो, आगे जाके तो पछताओगे ना। ऐसा ना हो, क्योंकि आप अगर मेरे से पढ़ रहे हो तो मैं नहीं चाहता आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम आगे बने। इसीलिए हम पहले थोड़ा सा तो टाइम लगेगा, एक्सपेंस और इनकम को जान लेते हैं। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, जितना आपको समझ आ जाना चाहिए उतने तक जाऊंगा। अगर फिर भी आपको लग रहा है नहीं सर मेरे को ये जो पार्ट है ये समझ नहीं आया, तो अलग वीडियो बनेगी, ठीक है। ध्यान से सुनो, आखिर ये एक्सपेंस क्या है, आखिर ये इनकम क्या है। पहले एक्सपेंस को समझते हैं। देखो एक्सपेंस का मतलब है जिसका हमने बेनिफिट ले लिया है। क्या बोला मैंने, एक्सपेंस का मतलब है बच्चों जिसका हमने बेनिफिट ले लिया है, पैसे से मतलब नहीं है। ध्यान से एक चीज सुनना, क्योंकि नॉर्मल जिंदगी में हम जनरली जो पैसा देते हैं उसी को हम एक्सपेंस मान लेते हैं, बट अकाउंटिंग की दुनिया में एक्सपेंस का मतलब यानी आपने बेनिफिट ले लिया है तो एक्सपेंस हो गया है। सर एग्जांपल दो, ऐसे बात नहीं बनेगी। सुनो मेरी बातें। मान लो एक वर्कर है, उसकी हर महीने की इनकम 100 रुपए है। एक वर्कर रखा है, हर महीने की सैलरी 100 रुपए है, पूरे साल भर काम करेगा तो कितनी सैलरी होगी, 1200। तो उसने मान लो 11 महीने और फिर 12 महीने पूरे काम करे, 12 महीने तक काम करे, लेकिन मैंने सिर्फ उसको 1100 रुपए ही पे करे हैं। आप बस मुझको ये बताओ मेरा एक्सपेंस कितना है। 1100 पे किए हैं, 12 महीने काम किए हैं, हर महीने 100 रुपए उसकी सैलरी थी। अब मुझे बताओ मेरा एक्सपेंस कितना है। कई बच्चे होंगे बोल रहे होंगे सर 1100। 1100 नहीं, मैं बार बार बोल रहा हूं, मैं पेमेंट कर रहा हूं, उसको नहीं देखना आपने ये देखना है कि मैंने कितने का बेनिफिट ले लिया। क्या मैंने 1100 का बेनिफिट लिया या 1200 का, मैंने पूरे साल भर का बेनिफिट लिया है ना उस वर्कर से, तो पूरा का पूरा 1200 रुपए मेरा खर्चा माना जाएगा, एक्सपेंस माना जाएगा, क्योंकि बेनिफिट को रिप्रेजेंट करता है एक्सपेंस। यहाँ पर पैसा मैं चाहे वर्कर को 1 रुपए ना दूं,
वर्कर से बोलूँ चल वर्कर पूरे साल भर काम कर, महीने के पूरे साल के एंड में मैंने अभी तक मान लो 1 रुपये अगर उसको नहीं दिया तो हर महीने की सैलरी अगर 100 रुपये तो 1200 रुपये पूरे साल भर का, 1 रुपये भी नहीं दिए फिर भी 1200 रुपये यहाँ पर एक्सपेंस माने जाएंगे। ये चीज़ समझना आप लोग। जनरली हम बोलते हैं जो पैसा हम दे देते हैं वो एक्सपेंस है, नहीं भैया, अकाउंटिंग की दुनिया अलग है। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं फीस को लेकर, तब ज़्यादा आपको और समझ आएगा ये। मान लो बच्चों मेरी हर महीने की जो फीस है वो 1500 रुपये है। अब आप अगर मेरे को फीस देते हो, ध्यान से सुनना, आप कब दोगे? मैंने आपको बोला कि महीने के एंड में आप मेरे को फीस देना, तो मैंने शुरू से लेकर महीने के एंड तक पढ़ाया और आपने मेरे को 1500 रुपये देने हैं। अब मान लो आपने मेरे को महीने के एंड में 1500 रुपये अभी नहीं दिए, मैंने बोला लाओ बच्चों फीस दो 1500, आपने बोला सर 3-4 दिन दे दो, अभी दे देंगे हम आपको। बिल्कुल, तो महीने के एंड में आपका एक्सपेंस कितना हुआ? 1500 रुपये अभी दिए नहीं आपने, लेकिन फिर भी आपका एक्सपेंस कितना हुआ? पूरा का पूरा 1500 रुपये आपका एक्सपेंस माना जाएगा। क्यों? क्योंकि बेनिफिट ले लिया है। क्या उन 1500 का, जो आपके घर में 1500 है, आप अपने घर वालों को दिखाओगे कि मम्मी ये जो 1500 है ये खर्चे बन चुके हैं, ये एक्सपेंस बन चुके हैं, हालांकि पे नहीं हुआ, लेकिन अकाउंटिंग बोलती है कि बच्चे तूने इसके बेनिफिट उठा लिए तो ये तेरा एक्सपेंस है, ध्यान रखना। तो आप मेरे को 1 रुपये भी नहीं दोगे ना, लेकिन बेनिफिट उठा लिया आपने, तो आपके लिए वो पैसा क्या हो जाएगा? एक्सपेंस हो जाएगा। इस चीज को समझ लेना आप लोग, ठीक है। अभी एक और चीज मैं बोलना चाहता हूं, अगर मान लो वही फीस अगर आप मेरे को एडवांस में देते हो तो वो आपके लिए क्या हो जाएगी? एक एसेट हो जाएगी। खैर इसके ऊपर हम आएंगे। मैं आपको ना इधर बात करते हैं, इनकम के बारे में बताता हूँ। एक्सपेंस का तो बोल दिया, मैं इनकम के बारे में बोलता हूँ। देखो, इनकम का मतलब है जो पैसा हमने कमा लिया है। आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, जो पैसा मैंने कमा लिया वो मेरी इनकम हो जाएगी। कमाना मतलब जिस पर अब मेरा अधिकार हो गया। कमाना मतलब अब वो मैं आपसे ले सकता हूं, मैं पूरे हक के साथ बोल सकता हूं कि ये पैसा मेरा है, वो मेरी इनकम माना जाएगा। उसके अलावा पैसा मिलना यहां पर इनकम नहीं है। पैसा दे दिया वो इनकम नहीं है, ध्यान रखना। जैसे पैसा पे करा वो जरूरी नहीं एक्सपेंस है, ऐसे ही पैसा मिल गया वो जरूरी नहीं है इनकम है। एग्जाम्पल, जैसे कि मान लो बच्चों, आपकी पूरे महीने भर की फीस बनती है 1500, महीने के एंड में आपने मेरे को फीस नहीं दी है, आप तो उसको एक्सपेंस मानोगे, लेकिन वही पैसा मेरे लिए क्या हो जाएगा? आपके लिए एक्सपेंस है, तो मेरे लिए वही पैसा क्या हो जाएगा? चाहे आपने मुझे नहीं दिया, मैं बोलूंगा मेरे लिए इनकम है, क्योंकि वो पैसा मैंने कमा लिया है, मैंने अर्न कर लिया, वो मैंने अपनी सर्विस दी ना आपको। तो जो आपके पास 1500 रुपये है उसका पूरा राइट मेरे ऊपर आ जाएगा, मैं उसको आराम से आपसे ले सकता हूँ। तो वो क्या हो जाएगा? मेरे लिए इनकम हो जाएगा। अब आप वो पैसा मुझे दो या ना दो, देते हो तब भी इनकम है, नहीं भी देते तब भी इनकम है, क्योंकि इनकम का कंसेप्ट यहां पर कमाने से है। तो जहां मैं कमा लूंगा वो मेरी इनकम हो जाएगी। मुझे लगता है इतने में आपको समझ आ गया। अगर डाउट है तो आप मेरे को बताना, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। अब थोड़ा सा और चीजों पे चलते हैं हम लोग, ठीक है। देखो, एक्सपेंस की बात करते हैं। मान लो आप फीस पे कर रहे हो, इधर आपकी बात करूंगा मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, इधर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो जाएगी। देखो, आपने फीस पे करी, फीस पे करी तो क्या क्या केसेस हो सकते हैं? महीने के एंड, ये महीने की शुरुआत है, महीने का एंड है, मान लो ये वाला, ठीक है। अब महीने की एंड में अगर आप फीस पे करते हो तो ड्यू माना जाएगा। ड्यू का मतलब है कि बेनिफिट ले लिया है। यहां पर समझना, जहां जहां मैं ड्यू वर्ड बोलूंगा समझ लेना कि आपने उसका बेनिफिट ले लिया है, और जब भी बेनिफिट ले लिया है यानी वो एक्सपेंस है, यानी ड्यू का मतलब एक्सपेंस मान लिया जाएगा, ठीक है। तो देखो, मान लो फीस ड्यू हो गई और आपने पे भी कर दिया, मतलब महीने के एंड की बात हो रही है, क्योंकि मैंने पढ़ा दिया होगा तो फीस ड्यू तो हो गई और आपने पे भी कर दिया। तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आपका खर्चा तो बढ़ गया और आपके जो कैश है वो भी कम हो गया, क्योंकि पेमेंट भी आपने कर दी। तो दो चीजें देखने को मिल रही है। बिल्कुल। बात करें सेकंड केस की, बच्चों पैसा ड्यू हो चुका है, यानी महीने के एंड की बात हो रही है। आपकी जो फीस है वो ड्यू हो चुकी है, मैंने पढ़ा दिया आपको, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है, क्या पता आपने मुझे पे नहीं किया। दूसरा केस है, पे नहीं किया तो कोई बात नहीं, लेकिन खर्चा तो है। वो खर्चा क्यों है आपका? क्योंकि वो ड्यू हो चुका है, उसका बेनिफिट ले चुके हो, तो एक्सपेंस तो बच्चों वो है। साथ ही साथ कोई भी ऐसा एक्सपेंस जो ड्यू हो चुका है लेकिन पे नहीं किया, मतलब खर्चा बन चुका है, अब पे करना बाकी है, फ्यूचर में पे करोगे,
तो कोई भी पेबल अमाउंट होता है ना, वो हमेशा लायबिलिटी भी होती है। तो ये खर्चा जो ड्यू हो चुका है लेकिन पे नहीं किया, उसको हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, भी हम उसको क्या करते हैं, बोलते हैं। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमेशा एक लायबिलिटी है, क्योंकि वो पैसा अब आपकी लायबिलिटी है, अब आपको वो पे करना ही है, अब आपकी वो जिम्मेदारी बन चुकी है। तो इसीलिए दो बातें हो गई है, अगर पेमेंट कर दोगे तो ऊपर वाला केस है, नहीं करोगे तो लायबिलिटी बढ़ जाएगी। आगे चलते हैं हम लोग। खर्चा ड्यू नहीं हुआ है, अभी आपने पेमेंट मतलब खर्चा ड्यू नहीं हुआ मतलब इधर की बात हो रही है, एक तरीके से महीने की शुरू की बात हो रही है। खर्चा ड्यू नहीं हुआ क्योंकि अभी तो मैंने पढ़ाया ही नहीं, तो ड्यू कैसे हो जाएगा। लेकिन आपने पेमेंट कर दी, तो बच्चों आपने यहां पर पेमेंट कर दी, महीने की शुरुआत में आपने पेमेंट कर दी। क्या खर्चा बन गया था? क्या ड्यू हो गया था? नहीं हुआ था, फिर भी आपने पेमेंट करी ना, बिल्कुल पेमेंट कर दी। तो पेमेंट कर दोगे और ड्यू नहीं हुआ तो एक तो आपका खर्चा नहीं है वो, पहली बात, क्योंकि ड्यू नहीं है तो खर्चा नहीं है, ड्यू है तो खर्चा है। फिर उसके बाद आपका कैश भी चला गया, आपके पास से कैश चला गया, साथ ही साथ वो प्रीपेड एक्सपेंस भी माना जाएगा। मतलब अगर कोई भी खर्चा आप एडवांस में पे करते हो, महीने के शुरू में पे करते हो, तो वो प्रीपेड एक्सपेंस है। अब मुझे एक चीज बताओ, इस एक्सपेंस का जो आपने शुरू में खर्चा पे किया उसका बेनिफिट लेना बाकी है या नहीं है? बिल्कुल लेना बाकी है। तो प्रीपेड एक्सपेंस हमारा एक एसेट भी होता है, क्योंकि एसेट वो चीजें होती हैं जो हमको बेनिफिट देंगे। क्या बोला मैंने? एसेट वो चीजें हैं जो हमें बेनिफिट देंगे। तो जो आपने एडवांस में फीस पे करी है, इसका बेनिफिट लेना बाकी है आपके लिए, तो वो आपकी एक एसेट है, वो अभी आपका खर्चा नहीं है, एक्सपेंस। अब बात करते हैं हम लोग बच्चों इनकम के बारे में। इनकम यानी कमा लिया। कमा लिया जब भी बोल रहा हूं या ड्यू जब भी बोल रहा हूं, बात एक ही है। ड्यू का मतलब वो मैंने कमा लिया, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना, तो मैंने पैसा कमा लिया जब जब भी वो ड्यू हो जाएगा। देखो इनकम के साथ क्या क्या हो सकता है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। मैंने या तो वो पैसा कमा लिया होगा और वो पैसा मुझे मिल भी गया होगा, यानी महीने के एंड की बात, मैंने पैसा कमा लिया होगा और आपने वो फीस मुझे दे भी दी होगी, तो मेरी इनकम भी बढ़ गई होगी, क्योंकि ड्यू हो गया तो इनकम बढ़ेगी, क्योंकि अर्न कर लिया, और साथ ही साथ कैश भी मेरा बढ़ जाएगा। दोनों बातें हो गई। दूसरी बात महीने की एंड की बात है, क्योंकि ड्यू हुआ है मतलब महीने का एंड का है, मैंने कमा लिया, मेरा मांगने का हक बन चुका है, तो ये क्या हो गया, यहाँ पर ड्यू हो गया। लेकिन आपने फीस अभी नहीं दी, मतलब मुझे पैसा नहीं मिला, लेकिन ड्यू तो हो गया। तो ड्यू हो गया यानी मैंने अर्न कर लिया। अर्न कर लिया मतलब इनकम तो बढ़ेगी, इनकम जब भी ड्यू होगी तो बढ़ेगी, खर्चे जब भी ड्यू होंगे तो खर्चे बढ़ेंगे, जब ड्यू नहीं होंगे तो खर्चे नहीं होंगे। ठीक है, बात करते हैं। देखो ड्यू तो हो गया तो इनकम तो बढ़ गई, लेकिन पेमेंट नहीं मिली मुझे। पेमेंट नहीं मिली तो कैश नहीं बढ़ेगा। ऊपर कैश बढ़ा था क्योंकि पेमेंट मिली, यहां पर कैश ही नहीं बढ़ेगा क्योंकि पैसा आया ही नहीं है। अब ध्यान से सुनना, कोई भी इनकम जो मैंने कमा ली हो और वो मुझे नहीं मिलती, तो उसको हम बोलते हैं अक्रूड इनकम। और ये आपके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए ना, अगर ये वाला केस है, मतलब आपका खर्चा बन चुका था लेकिन आपने पे नहीं किया था, तो आपके लिए वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस था, वही पैसा मेरे लिए क्या है, मेरे लिए वही पैसा अक्रूड इनकम है। तो ध्यान से सुनना मेरे बच्चों, आपके लिए वो लायबिलिटी था, आपके लिए वो लायबिलिटी था, मेरे लिए वो पैसा क्या हो जाएगा, एक एसेट हो जाएगा, क्योंकि मैंने वो कमा लिया है और मुझे वो मिलना बाकी है। एसेट क्या बोलता है कि कोई भी अमाउंट अगर रिसीवेबल है तो वो एसेट है। लायबिलिटी क्या बोलती है, कोई भी अमाउंट पेबल है तो लायबिलिटी है। जो चीज आपके लिए लायबिलिटी होगी वो चीज मेरे लिए एसेट है, जो चीज आपके लिए एक्सपेंस है वो चीज मेरे लिए इनकम है, ये फिक्स है। ठीक, आगे बात करते हैं हम लोग। आगे देखो, इनकम ड्यू नहीं हुई थी, यानी ड्यू कब नहीं होगी, महीने की शुरुआत में वो ड्यू नहीं हुई थी। अभी तो मैंने पढ़ाया ही नहीं आपको, अब लेकिन आपने मुझे फीस पे कर दी, यानी मैंने पैसा तो रिसीव कर लिया है लेकिन ड्यू नहीं हुआ। तो कोई भी पैसा जो ड्यू नहीं हुआ, यानी महीने की शुरू को लेकर सोचो, आपने मेरे को एडवांस में फीस दे दी है, समझो ड्यू हुआ नहीं था लेकिन फीस मिल गई, यानी एक तरीके से इनकम रिसीव्ड इन एडवांस हुआ। तो ड्यू नहीं हुआ तो इनकम नहीं है, ड्यू नहीं हुआ तो इनकम तो है नहीं है। लेकिन अब देखो इनकम नहीं है तो यहां पर आपके लिए वो खर्चा भी नहीं था, आप मेरे को एडवांस में पेमेंट कर रहे हो, एक्सपेंस आपके लिए वो है नहीं ना, वो मेरे लिए इनकम है। अब देखो इनकम नहीं है तो पैसा तो एडवांस में मिल गया, तो मेरी जिम्मेदारी बढ़ी नहीं बढ़ी? आप खुद सोचो, एडवांस में फीस देते हो, मेरी जिम्मेदारी बढ़ी? बिल्कुल बढ़ी। अब मुझे पढ़ाना पड़ेगा, वरना आपका पैसा आपको वापस करना पड़ेगा, इसीलिए लायबिलिटी बनी मेरी। और इस लायबिलिटी को बोलते हैं बच्चों हम इनकम रिसीव्ड इन एडवांस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। आगे बात करते हैं हम लोग, यहां पर क्या लिखा हुआ है, कैश। कैश क्या हो गया बच्चों?
कैश जो है वो आपका बढ़ गया है। तो समझ आ गया होगा आप लोगों को, कैश बढ़ गया है क्योंकि पैसा मिल गया, लेकिन लाइबिलिटी जो है वो यहाँ पर लाइबिलिटी बढ़ गई लेकिन इनकम नहीं बनी, ये चीज़ ध्यान रखना। तो इतना समझ आ गया होगा आपको एक्सपेंस और इनकम के बारे में, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। फिर भी अगर डाउट है ना, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा क्योंकि मैंने इसको शॉर्ट में समझा है, थोड़ा सा है टेक्निकल चीज़ें। बट आप लोग ऐसा नहीं कि मैंने बोला ही था आपको शुरू में कि हेलमेट पहन लेना, दीवार से दूर हो जाना, क्योंकि वरना दिक्कत हो सकती है ऐसे कंसेप्ट में। बट मुझे पूरा यकीन है आप लोग इंटेलिजेंट हो, समझ चुके।